वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं दोस्तों। कहना अपने आप कुछ करना पड़ेगा, जीतने को तो लड़ना पड़ेगा। एंड रीड ना बुक। एमबीए किए बिना सीखे बिजनेस के हुनर, जोश कॉफमैन। द पर्सनल एमबीए। बुनियादी बातें बुनियादी होती है, चाहे आप व्यवसाय करते हो या फॉर्च्यून 500 कंपनी के एग्जीक्यूटिव हो। यह पुस्तक सफल होने में आपकी मदद करेगी। यह पुस्तक सिर्फ व्यवसाय के बारे में नहीं है, बल्कि यह इससे काफ़ी आगे तक जाती है। इस पुस्तक में बताए मार्केटिंग, बिक्री और संपर्क संबंधी सिद्धांत के सारे मैंने अपनी पीएचडी ही पूरी नहीं की, बल्कि एक विश्व स्तरीय रिसर्च यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद भी हासिल किया, जहां बहुत प्रतिस्पर्धा थी। आप आजीविका कमाने के लिए कोई भी काम कर रहे हो, यह पुस्तक उसमें तरक्की करने में आपकी मदद करेगी। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह पुस्तक आपके आत्मविश्वास को शिखर पर पहुंचा देगी। अगर आप पहले से ही कोई व्यवसाय चला रहे हैं, तो इस पुस्तक की मदद से आप अपने तंत्रों की कमजोरियों को पहचान सकते हैं और ज़्यादा अच्छे परिणाम पा सकते हैं। अगर आप एमबीए करने के लिए कर्ज के महासागर में डूबने की सोच रहे हैं, तो यह पुस्तक आपको अंदर तक हिला देगी और गहरी चुनौती देगी। आपकी ज़्यादा रुचि किस चीज़ में है? बेहतर व्यवसायी बनने में, या फिर लोगों को प्रभावित करने के लिए दीवार पर डिग्री टाँगने में? मैंने 2005 में एमबीए पूरा किया। तब तक द पर्सनल एमबीए मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी। एमबीए पूरा करने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कारोबार या व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं सीखा। अब जब मैं अतीत पर निगाह डालता हूँ, तो मेरे मन में यह हसरत रहती है कि काश मुझे यह पुस्तक एमबीए करने से पहले मिल गई होती, तो मैं अपनी डिग्री पूरी करते समय ज़्यादा सतर्क रहता। कौन जाने, हो सकता है कि मैं एमबीए नहीं करता। बड़ी आसानी से इसे सर्वश्रेष्ठ बुनियादी व्यावसायिक पुस्तक कहा जा सकता है। मैंने इस पुस्तक में बताए गए मानसिक मॉडलों का इस्तेमाल करके 4 सप्ताह से भी कम समय में एक लाभकारी व्यवसाय खड़ा कर लिया। जोश उद्यमिता संबंधी बहुत सी गलतफहमियां फटाफट दूर कर देते हैं। उनके मार्गदर्शन की बदौलत में बहुत ज़्यादा उत्पादक व सफल बना। यही नहीं, मेरी जिंदगी भी ज़्यादा खुशहाल हो गई। ये अवधारणाएं सचमुच काम करती हैं। मेरे ग्राहकों की संख्या आदर्श है। मैं 8 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। मैं अब बहुत कम तनाव में रहता हूँ और बहुत मज़े कर रहा हूँ। यदि आप अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप जीना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। जोश के साथ 1 घंटा बिताने के बाद मैंने उसकी सलाह तुरंत मानी और इस साल $1,20,000 से भी ज़्यादा कमा लिया। ये आसान सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। दोस्तों, अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। आप अमेज़न से इजीली इसे खरीद सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर अमित कुमार गोला, नेशनल लेवल कोच। थैंक यू सो मच। हेलो फैमिली, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम एक और अमेजिंग बुक की बात करेंगे, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपने कई वीडियो देखी होंगी, यहाँ तक कि मैंने भी इस टॉपिक पर 3-4 वीडियो बनाई है। पर इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर को जब अपनी पहली बुक लिखने का मौका मिला, तो उस बुक के लिए उन्हें तकरीबन 50,000 शब्द लिखने थे, पर वो चाहकर भी अपने टाइम को इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि वो दिन के 100-200 भी शब्द लिख पाए। वो कई घंटे पेन और पेपर लेकर बैठे रहते, पर पूरे दिन में बस वो 15 से 20 मिनट ही लिख पाते थे। अपने टाइम को मैनेज करने के लिए ऑथर ने टाइम मैनेजमेंट वाली कई बुकें पढ़ी, पर उनमें दी गई कोई भी टेक्निक ऑथर के काम नहीं आई। तब ऑथर ने इसे अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया, जिसे हम लोग अलग अलग पार्टों में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके पहले पार्ट, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को। अगर आप लोग ये कहते हो कि कुछ भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता, तो यकीन मानो दोस्तों, आप लोग झूठ बोल रहे हो। क्योंकि अपना खाना पीना और 8 घंटे की नींद और अपनी जॉब पूरी करने के बाद भी लोगों के पास इतना टाइम रहता है कि वो कुछ प्रोडक्टिव काम सीख सके। पर
अपना सारा काम करने के बाद जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसे हम लोग अपना फ्री टाइम कह के यूं ही गवा देते हैं। अब जैसे अपना सारा खर्च निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास बच जाते हैं उन्हें फ्री पैसे कहकर हम लोग यूं ही फेंक तो नहीं देते ना, तो आखिर हम अपने टाइम के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो उसे हम कहीं इन्वेस्ट कर अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं। तो ठीक वैसे ही हमें अपने टाइम के साथ करना है। जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी सीख कर हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते, बल्कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर वो अपने दिमाग में दो तरह के मिथ बनाए बैठे हैं। नंबर 1, कई लोग ये सोचते हैं कि हम सभी लोगों के पास एक समान 24 घंटे हैं। पर दोस्तों सभी लोगों की तो बात छोड़ो, सिर्फ एक आदमी के ही 24 घंटे एक समान नहीं होते। उसका हर एक घंटा अगले घंटे से अलग होता है। वो हर एक घंटे एक जैसा नहीं सोच सकता। हमारी बॉडी हर एक घंटे में अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। हो सकता है जो काम मैं सुबह अच्छी तरीके से कर सकूं वो आप सुबह अच्छी तरीके से ना कर सको। और नंबर 2, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना। हमारे हर एक मिनट का असर अगले 1 मिनट पर जरूर होता है। जैसे आपने पहले मिनट पे कुछ उम्मीद की और उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट नहीं आ पाया, तो अगले मिनट में आप उतने इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करोगे और आपका पूरा मूड एकदम ही चेंज हो जाएगा। तो ज्यादा आउटपुट लेने की जगह कुछ ऐसे समझिए कि प्रोडक्टिविटी एक बीज की तरह है, जिसे बोने, खाद डालने और पानी डालने के बाद टाइम की जरूरत पड़ती है और उसके बाद ही कुछ आउटपुट निकलकर बाहर आता है। तो सेकंड पार्ट है क्रिएटिव सिस्टम। इस क्रिएटिव सिस्टम को समझने के लिए एक प्रोफेसर ने बड़ा अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। एक खाली जार को दिखाकर स्टूडेंट से पूछा कि ये जार भरा हुआ है या खाली। तो स्टूडेंट ने हंसकर जवाब दिया कि ये खाली है। तब प्रोफेसर ने उसमें बड़े बड़े पत्थर भर दिए और फिर स्टूडेंट से पूछा, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि ये जार अब भर चुका है। फिर प्रोफेसर ने उसमें छोटे छोटे पत्थर डाल दिए और स्टूडेंट की तरफ देखकर हंसने लगे। स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि आखिर प्रोफेसर क्या बताना चाहते थे। सभी स्टूडेंट का यही मानना था कि जार अब छोटे बड़े पत्थरों से भर चुका है, पर प्रोफेसर ने उसमें अब रेत डाली, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला और कहा कि अब ये जार पूरी तरीके से भर चुका है। इस एक्सपेरिमेंट का सीधा मतलब ये था कि जार में कौन सी चीज भरी गई ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि इंपॉर्टेंट तो ये था कि वो किस ऑर्डर में भरी गई। अगर प्रोफेसर रेत को पहले जार में भर देते तो बड़े और छोटे पत्थर के लिए उसमें जगह नहीं बचती। वैसे ही उस जार की तरह आपकी लाइफ है। आपको ये पता करना होगा कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो छोटे बड़े पत्थर या फिर रेत। अगर हम अपने छोटे छोटे टास्क को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं तो बड़े टास्क को करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। किसी भी क्रिएटिव टास्क को पूरा करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस टास्क को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। और आपका पैशन वो बड़ा पत्थर होना चाहिए जिसे जार में पहले डाला गया, उसके बाद छोटा पत्थर, फिर रेत और फिर पानी। तो पार्ट नंबर 3 है फर्स्ट हावर रूल। जब सुबह एक फूल खिलता है तो बहुत ही प्यारा और ताजा नजर आता है, पर क्या वही ताजगी शाम तक रहती है? नहीं ना, क्योंकि दिन भर की धूप और गर्मी सहन करते हुए वो फूल अपनी एनर्जी खो देता है और शाम तक मुरझाने की कंडीशन में आ जाता है। तो दोस्तों हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी है। हमें अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करनी चाहिए। अगर अपने सबसे क्रिएटिव काम को हम सुबह ही निपटा लेते हैं तो उस काम के बिगड़ने की और हमारी किसी भी तरह से डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। जब हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम दिन के स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इससे हमें एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो पूरे दिन भर बनी रहती है। और अगर आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे लास्ट में करते हो तो पूरे दिन आपको उस काम की टेंशन रहेगी और अपने पूरे दिन की थकान के साथ आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो पार्ट नंबर 4 में हम लोग 7 मेंटल स्टेट समझेंगे। हम सभी लोगों के पास ना काम करने की बहुत बड़ी लिस्ट होती है। कब कौन सा काम करना है ये भी हमें डिसाइड करना होता है। किस काम को पहले करना है यही डिसाइड करना ही हमारी फर्स्ट मेंटल स्टेट है, जिसे प्रोटाइज मेंटल स्टेट भी कहते हैं। जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पहला काम कौन सा करना है तो उस काम को अच्छी तरीके से करने के लिए हम बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करते हैं और इससे संबंधित ढेर सारी रिसर्च भी करते हैं। तो इसे सेकंड और थर्ड मेंटल स्टेट कहते हैं, जिसे ऑथर ने एक्सप्लोर एंड रिसर्च मेंटल स्टेट का नाम दिया है। काम डिसाइड करने के बाद उसे एक्सप्लोर और रिसर्च करने के बाद हम लोग उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसकी एक डेडलाइन तैयार कर लेते हैं कि इतने टाइम तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो ये चौथी मेंटल स्टेट जर्नल मेंटल स्टेट है। और अपने एग्जीक्यूट किए गए काम को एडिट करना या फिर उसे रीचेक करना हमारी पॉलिश मेंटल स्टेट कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑथर कोई आर्टिकल या बुक लिखना डिसाइड करते हैं कि आखिर इनमें से मुझे क्या लिखना है, तो ये ऑथर की पहली मेंटल स्टेट है। एक बार लिखने के लिए कोई सब्जेक्ट या टॉपिक। मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर अमित कुमार गोला, नेशनल कोर्स। थैंक यू सो मच।